हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 11th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब अनुक्रम तथा श्रेणी यानी उसमें आपने गुणोत्तर श्रेणी तक पढ़ा। पहले चैप्टर में आपने श्रेणी तथा अनुक्रम के बारे में पढ़ा, समांतर श्रेणी के बारे में आपने क्लास 10 पढ़ा था, तो उसके बारे में ज़्यादा आपको इसमें नहीं मिला। आपने फिर गुणोत्तर श्रेणी पढ़ा। तो आज के इस लेक्चर में हम सब एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 9, जो कि आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखाएं। सरल रेखाएं में सबसे पहले आपने क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति करके एक चैप्टर पढ़ा है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें आपने किसी बिंदु का निर्देशांक क्या आता है वो देखा था। कई चीजें देखी हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, दो बिंदुओं को एक दिए गए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक देखे हो। तो आओ थोड़ा सा हम लोग का उसका रिवीजन कर लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पर काम रहेगा थोड़ा। देखो, एक है आपका द्विमीय निर्देशांक ज्यामिति। द्विमीय निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग दो अक्ष का प्रयोग करते हैं। एक आपका होता है एक्स अक्ष और एक आपका होता है कौन सा अक्ष, वाई अक्ष ना। इसको एक्स एक्स डैश बोल देते हैं और इसे हम वाई वाई डैश बोल देते हैं। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को जहां काटते हैं इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु यानी ओरिजिन। अब मूल बिंदु के आप दाहिनी साइड चलोगे तो जो एक्स का वैल्यू मिलता है उसको आप प्लस लेते हो, बाई साइड एक्स का वैल्यू, मूल बिंदु से ऊपर जो वाई का वैल्यू मिलता है उसे आप प्लस लेते हो और जो नीचे वाई का वैल्यू मिलता है उसे आप क्या लेते हो, माइनस। तो यहां पर हम दो अक्षों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे हम द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में करते हैं, अध्ययन करते हैं। बात समझ आ रहा है ना। अगर इसी में हम एक अक्ष और ले ले, जेड अक्ष, जैसे ये जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, ये अक्ष देखो, ये आपका एक्स एक्सिस की परपेंडिकुलर है और ये आपका वाई एक्सिस की परपेंडिकुलर है। तो उस केस में फिर आपका जब हम लाइन का, बिंदु का, इन सब का अध्ययन करेंगे तो आपका त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो फिलहाल हमें दो विमीय निर्देशांक ज्यामिति पे बात करना है। अब इसमें आप पढ़ते हो किसी बिंदु का निर्देशांक। मान लो अगर किसी बिंदु का निर्देशांक x और y है, तो इस बात का मतलब क्या है, अगर मैंने बोला कि कोई एक बिंदु है, उस बिंदु का x निर्देशांक x है और y निर्देशांक कितना है, y है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है, और आप इस बात को ऐसे ही याद रखना कि अगर उस बिंदु से हम x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर रेखा खींचे और उस बिंदु से हम y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर रेखा खींचे, तो x अक्ष पे जो परपेंडिकुलर रेखा खींची हो यह y निर्देशांक बताएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, y। और उस बिंदु से x एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर रेखा खींचे हो उस रेखा की जो लंबाई होगी वह उसका x निर्देशांक बताएगा। याद रहेगा ये बात ना। किसी बिंदु का x निर्देशांक क्या बताता है, उस बिंदु से y अक्ष पर खींचे गए लंब की लंबाई। किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या बताता है, उस बिंदु से x अक्ष पर खींचे गए लंब की लंबाई। यानी ये परपेंडिकुलर रेखा अगर वहां से खींचो तो वो कितना डिस्टेंस होगा, कितना दूरी होगा, वो दूरी y निर्देशांक। तो x निर्देशांक y पे परपेंडिकुलर की लंबाई और y निर्देशांक x पे परपेंडिकुलर की लंबाई को बताता है। अगर मैंने बोला किसी बिंदु का निर्देशांक 2,3 है, इस बात का मतलब क्या है कि अगर इस बिंदु से x निर्देशांक अगर 2 है, इस बात का मतलब क्या है, अगर आप यहां से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये दूरी कितना मिलेगा आपको, 2। और अगर आप यहां से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो y निर्देशांक बताएगा, और ये कितना है आपका, 3। तो y निर्देशांक का मतलब x अक्ष पे परपेंडिकुलर डालना है वो लंबाई, x निर्देशांक का मतलब y एक्सिस परपेंडिकुलर डालना है वो लंबाई। ठीक है। अब चलो, तो जब इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो आप क्लास 10th में पढ़े हो कि अगर कोई दो बिंदु है, कोई भी अगर दो बिंदु है, उन दोनों बिंदुओं के, मान लो एक बिंदु का निर्देशांक है x1, y1, दूसरे बिंदु का निर्देशांक है x2, y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी, मान लेते हैं इनके बीच की अगर दूरी d है, तो आप वहां पर एक पढ़े हो दूरी सूत्र, d बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये आपने वहां पर पहला पॉइंट पढ़ा है। ठीक है। अब इसी का एक सब केस है कि अगर नहीं, इसका सब केस नहीं,
आप दूसरा पहले पढ़ लो अनुपात वाला। अनुपात में भी आपने वहां पर देखा है, जैसे मान लो एक बिंदु है, इसका x निर्देशांक है x1 कामा y1, एक दूसरा बिंदु है, इसका निर्देशांक है x2 कामा y2। अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का कोई एक तीसरा बिंदु है जो m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है, तो इस बिंदु का दो निर्देशांक होगा, एक x वाला और इस बिंदु का एक दूसरा निर्देशांक होगा y वाला। इसका x निर्देशांक आप कैसे बताते हो? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 ये होता था। और इसका y निर्देशांक आप कैसे बताते थे साहब? y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। यही पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अगर यह जो अनुपात है यानी यह बिंदु इसे समद्विभाजित कर दे, समद्विभाजित करने का मतलब बराबर बराबर भाग बांटे, जैसे कि एक बिंदु ये है, ये बिल्कुल बीचों, इसका निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1 और इसका निर्देशांक क्या मान लेते हैं x2 y2। अगर ये एक अनुपात एक में विभाजित करे, मध्य बिंदु होने का मतलब, समद्विभाजित होने का मतलब सब एक ही बात है। यह मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होने का मतलब यह दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है ना, या एक अनुपात एक के अनुपात में विभाजित कर रहा है, आप ऐसे ही बोल सकते हो। तब इस बिंदु का अगर निर्देशांक मान लो x और y है, तो x आप कैसे निकालते हो? सीधा x वाला जोड़ का था, यानी x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। इस तरीके से आप x निर्देशांक और y निर्देशांक निकालते हो। बात समझ में आ रहा है ना? तो इन 3 पॉइंट को आपने वहां पर पढ़ा। फिलहाल वहां पर एक और पॉइंट था क्षेत्रफल निकालने का। क्या था? क्षेत्रफल निकालने का कि मान लो कि अगर एक त्रिभुज के ये जो 3 बिंदु हैं, ये त्रिभुज के 3 शीर्ष को निरूपित करें, जैसे इसका निर्देशांक है x1 y1, इसका निर्देशांक मान लेते हैं x2 y2 और इसका निर्देशांक कितना है? x3 y3। तो इस जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी इसका जो एरिया है उसको आप कैसे बताते हो? 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ख्याल है फार्मूला? इस फार्मूले से आप क्या करते हो? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताते हो। और अगर यह वैल्यू हल करने के बाद 0 आ जाता है तो आप बोलते हो कि ये तीनों रेखा क्या हो जाएंगे? संरेखीय हो जाएंगे। क्योंकि क्षेत्रफल 0 कब आएगा? क्योंकि अगर कोई भी दो बिंदु के अलावा कोई तीसरा बिंदु इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के ऊपर नीचे थोड़ा भी हुआ, जैसे मान लो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यही है, तीसरा बिंदु इस रेखा पर नहीं, अगर यहाँ पर आ गया तो तुरंत ये क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा और उसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल आपको मिलेगा। क्षेत्रफल कब कुछ नहीं मिलेगा? जब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर ही तीसरा बिंदु आ जाए, तब तीनों बिंदु मिलाओगे एक रेखा बन जाएगा और रेखा का कोई क्षेत्रफल नहीं होता। क्षेत्रफल घिरी हुई आकृति का निकालते हो ना, जो उनके बीच का जगह होता है, गैप होता है, किसी बंद आकृति के अंदर जो जगह होता है वो उसका क्षेत्रफल होता है। तो जब तीनों बिंदु एक ही लाइन पर आ जाते हैं तो इसका कोई क्षेत्रफल नहीं रहेगा। यानी जब इस फार्मूला को हम लगाते हैं और हमको वैल्यू 0 मिलता है, इस बात का मतलब तीनों बिंदुओं से कोई क्षेत्रफल नहीं बना, और ये तभी संभव है जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ जाए। हम कहते हैं कि तीनों बिंदु संरेखीय है। बात समझ आ रहा है ना? तो चलो फिर हमको तो पढ़ना क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो स्टार्ट किया जाए। तो स्ट्रेट लाइन में ये सब आप क्लास 10 में पढ़े, अगर आपको कुछ भी इसमें लिखना है तो आप इसे लिख सकते हो। तो स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक रेखा का झुकाव और प्रवणता यानी ढाल। तो आपको हेडिंग डालो रेखा की ढाल। इसी को हम लोग कहते हैं प्रवणता, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है? क्या होता है ध्यान से देखना। मान लेते हैं ये आपका कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और ये आपका कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। अब कोई एक लाइन है एल, मान लेते हैं ऐसे, ये एक लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोल देते हैं? तो क्या यह रेखा एल एक्स एक्सिस से कुछ कोण बनाएगा? बताओ, रेखा और एक्स एक्सिस के बीच में कुछ कोण बनेगा? कौन सा कोण? यही तो कोण बना। क्या यही कोण इस रेखा और एक्स एक्सिस के बीच में है? ये भी तो है कोण। देखो ये भी तो एक्स अक्ष था
और ये भी तो रेखा है, तो ये भी तो कोण रेखा और रेखा के बीच में है। फिर आप कहोगे अब जब ये कोण बताया तो इसका मतलब यही कोण है, क्योंकि शीर्षक में कोण बराबर होते हैं। ये कोण बोल दिया यानी ये कोण बोल दिया, तो आप चारों नहीं बोलोगे, तीन इन दोनों में से कोई एक ही सोचना है, क्योंकि जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा, जितना ये बनेगा उतना ये। बात समझ में आ रहा है? दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इस बात का मतलब दो दो कोण बनता है। तो जब बात आएगी ढाल की, किसकी बात आएगी? ढाल यानी प्रवणता का। तो कोई भी रेखा धनात्मक x अक्ष की दिशा से इस डायरेक्शन में, यानी आपको पता है कि जब इस डायरेक्शन को, ये घड़ी की दिशा है कि घड़ी की विपरीत दिशा है? घड़ी इसी दिशा में चलती है, तो घड़ी की दिशा को कहते हैं दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। और जो ये डायरेक्शन होता है, ये घड़ी चलने की विपरीत दिशा है, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। बात समझ में आ रहा है ना? तो धनात्मक x अक्ष की दिशा से वामावर्त डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा हमको वो एंगल लेना है, यानी ये एंगल हमें नहीं देखना है, हमको धनात्मक x अक्ष की दिशा से एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, तो जो एंगल बनेगा इस एंगल को देखना है। इस एंगल को, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? इस रेखा का झुकाव। क्या कहते हैं? इस रेखा का झुकाव। तो किसी रेखा का झुकाव क्या होता है, समझ में आ रहा है ना? तो अब इतना नहीं बोलेंगे कि धनात्मक x अक्ष की दिशा से वामावर्त डायरेक्शन, इतना मत बोलो, केवल हम इतना बोल देंगे कोई भी रेखा धनात्मक x अक्ष की दिशा से कितना कोण बनाता है, वही कोण। जब बोलेंगे धनात्मक x अक्ष की दिशा से बना कोण, तो आपको समझना होगा कि हम इसी कोण का बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो कोई भी रेखा धनात्मक x अक्ष की दिशा से जितना कोण बनाता है, तो अब इस कोण को आप मत सोचो, आपको केवल वामावर्त डायरेक्शन में सोचना है, क्योंकि आप पढ़े भी हो दो कोण होता है, एक प्लस वाला कोण और एक माइनस वाला कोण। बात समझ में आ रहा है? प्लस कोण त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा ना, प्लस कोण कब लेते हो? जब आप वामावर्त डायरेक्शन चलते हो, और कोण माइनस कब होता है? जब आप दक्षिणावर्त चलते हो। तो हमें धनात्मक कोण का ही बात करना है, तो हमें इसी डायरेक्शन का बात करना है। तो कोई भी रेखा धनात्मक x अक्ष की दिशा से जितना कोण बनाता है, उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? उस रेखा का झुकाव। उस रेखा का झुकाव। और उस कोण का tan वैल्यू ले लो, यानी अगर उस बना कोण थीटा है, तो इस कोण का tan वैल्यू यानी tan थीटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उस रेखा की ढाल यानी प्रवणता। और इसे दर्शाते कैसे हैं? m से। तो किसी रेखा का प्रवणता समझ में आया ना? कोई भी रेखा धनात्मक x अक्ष की दिशा से जितना कोण बनाता है, उस कोण का tan वैल्यू ही उस रेखा की प्रवणता कहलाती है। यानी अगर किसी रेखा के द्वारा x अक्ष की दिशा से बनाया गया कोण थीटा हो, तो tan थीटा को उस रेखा की प्रवणता कहते हैं। तो लिख लें इसका डिफिनीशन, एक लाइन का है, लिखो, यदि किसी, ऐसे लिखना, यदि किसी रेखा द्वारा धनात्मक x अक्ष की दिशा से बनाया गया कोण थीटा हो, तो tan थीटा को उस रेखा की क्या कहते हैं? उस रेखा की प्रवणता कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? इसे m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, m बराबर tan थीटा। तो m क्या है? उस लाइन का स्लोप यानी प्रवणता, ढाल। ठीक है। अब किसी रेखा का प्रवणता धनात्मक भी हो सकता है और किसी रेखा का प्रवणता ऋणात्मक भी हो सकता है। कैसे धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा? हम यहां पर दो रेखा बनाते हैं, एक रेखा आपका ये है और एक रेखा आपका ये है। तो क्या ये रेखा x अक्ष की दिशा से ये कोण बनाया कि नहीं बनाया? और ये जो रेखा है, यह रेखा x अक्ष की दिशा से, धनात्मक x अक्ष की दिशा से ये कोण बनाया।
चलो इसे बोल देते हैं θ1 और इसे बोल देते हैं θ2 ना, इसे क्या बोलते हैं θ2। तो ये जो θ1 है, क्या ये 90 अंश से कम है कि 90 अंश से ज्यादा है? देख के बताओ फिगर में। अरे 90 अंश तो साहब इतना पे बनेगा ना, उससे तो कम ही है, और 90 अंश इतना बनेगा तो 90 से ज्यादा है। तो यानी ये जो कोण है 90 अंश से कम है, और जो ये कोण है ये 90 अंश से, तो अगर कोण 90 अंश से कम है तो आपको पता है कि जब थीटा का वैल्यू 90 से कम होता है तो tan वैल्यू उसका प्लस होता है, और जब थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा आता है तो उसका tan लेते हो तो माइनस में। क्यों? क्योंकि जब थीटा 90 से कम होगा तो पहले चतुर्थांश हो जाएगा, पहले चतुर्थांश में tan नहीं सब प्लस होता है, लेकिन जब थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा हो तो दूसरे में चलेगा। चतुर्थांश पढ़े हो ना त्रिकोणमिति में, जब थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा हो, 90 माने यहां तक, और जब 90 से ज्यादा होगा तो किस चतुर्थांश पहुंच जाएगा? दूसरे में, दूसरे चतुर्थांश पहुंचेगा, और अगर दूसरे चतुर्थांश पहुंचा तो tan का वैल्यू माइनस। दूसरे चतुर्थांश में क्या प्लस होता है? साइन, और साइन का व्युत्क्रम प्रतिलोम कौशिक ना, तो साइन और कौशिक ये दोनों वहां पर प्लस होते हैं दूसरे चतुर्थांश में। तो इसलिए आपको याद रखना कि जब थीटा का वैल्यू यानी कोण रेखा द्वारा बनाया गया कोण 90 से कम होगा तो उसका tan वैल्यू प्लस होगा, यानी उसका प्रवणता धनात्मक होगा। लेकिन जब रेखा द्वारा बनाया गया कोण 90 अंश से ज्यादा होगा तब उसका tan वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, उस केस में उसका प्रवणता क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या इस बात को भी लिख ले? लिखो कि यदि, अब सीधा ऐसे यहां पर लिखते हैं, यदि थीटा लेस देन 90, तो दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि थीटा 90 से कम है तो यम बराबर tan थीटा होता है, ये आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन यदि थीटा ये ग्रेटर देन 90 होगा, 90 अंश से ज्यादा होगा, तो उस केस में जो प्रवणता होगा यानी tan थीटा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है। अब आओ एक चीज, हाँ अभी फिगर बनाना था, तो अगर आपको बनाना था बना लो उसी फिगर में। ये L, ये आपका θ1 है, तो यहाँ पर θ1 क्या है आपका? 90 से कम है, और यहाँ पर जो θ2 है आपका 90 अंश से ज्यादा है। 90 अंश बोले तो π/2। ठीक है। तो आपको पहले अगर इसमें जो कुछ भी कॉपी करना है पहले आप कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले आगे। ये आप पहला पॉइंट करके लिख लेना, इसे ये नोट करके, वैसे रिमार्क करके भी आप लिख सकते हो पहला पॉइंट। अब हम मिटाते हैं इसे। अब इसमें आप दूसरा पॉइंट आपको क्या देखना कि अगर कोई रेखा x एक्सिस के पैरेलल है और अगर कोई रेखा y एक्सिस के पैरेलल है, उन रेखाओं की प्रवणता क्या होगी। तो दूसरा पॉइंट में ध्यान से देखो, मान लो कि ये आपका x एक्सिस है और ये आपका कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस है। ठीक है। कोई रेखा हम लेते हैं वो जो कि क्या x एक्सिस के पैरेलल है, यानी इस टाइप से मैंने कोई एक रेखा लिया, x एक्सिस से पैरेलल है, ये नीचे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताओ इसके लिए थीटा कितना होगा? इन लाइनों के लिए थीटा क्या होगा? 0, 0। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक x दिशा से कितना कोण बना रहा है। जब ये लाइन ऐसे तो क्या कोण बताओ, जब ये लाइन उठेगा तब तो आप बताओगे। मान लो ये आपका x एक्सिस है, तो जब लाइन ऐसे था तो कोई कोण नहीं बनाया x एक्सिस के साथ, यही आपका एक लाइन को बना इंडिकेट कर रहा है, और ये आपका x एक्सिस। तो बताओ अभी तो कोई कोण नहीं बना, जब लाइन थोड़ा ऊपर होगा तब तो कोण बनेगा ना। तो जब लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो कितना कोण बना रहा है x एक्सिस के साथ? 0 कोण बना रहा है, कोई कोण नहीं बना रहा है। तो यानी यदि जो लाइन है ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, यदि रेखा x अक्ष के समांतर हो, तो इतना ऐसे लिख देंगे, समझ लोगे ना कि लाइन पैरेलल है किसके? x एक्सिस के। इस केस में क्या होगा? थीटा बराबर 0। जो थीटा होगा कितने बराबर हो जाएगा? 0 अंश। तो हमको प्रवणता चाहिए उस लाइन का, तो प्रवणता होता क्या है? m, और इसको आप क्या लिखते हो? tan थीटा। तो यहां से बताओ m बराबर क्या हो जाएगा? tan 0 अंश, और tan 0 अंश का वैल्यू आपको पता है कितना? 0। आप याद रखना कि स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस विल बी या इक्वल टू 0। जो भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा उसका स्लोप कितना होगा? 0 होगा। तो अतः x अक्ष के समांतर रेखा का, x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता कितनी होती है? 0 होती है। 0 यानी 0 होती है। ठीक है।
और अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए तब यस, उसका प्रवणता अनंत होगा। क्यों? मान लो ये आपका एक्स एक्सिस था और ये आपका कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। तो अगर कोई एक लाइन है, ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्स के समांतर है कि नहीं? अरे यही तो आपका वाई एक्स है, तो लाइन वाई एक्सिस से समांतर हुआ। तो यह एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है? 90। जब वाई एक्स के समांतर हो एक्स के साथ फिर 90 अंश का कोण बनाएगा। तो अगर 90 अंश का कोण बनाएगा तो आप लिखना तीसरा पॉइंट, यदि लाइन ये पैरेलल हो जाए किसके? वाई एक्सिस की। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि वह लाइन परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के। अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हुआ तो वह लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं? परपेंडिकुलर हुआ। और अगर लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ तो थीटा बराबर कितना? 90 अंश। और अगर थीटा 90 अंश हुआ तो हमें चाहिए स्लोप। तो स्लोप होता क्या है? tan थीटा। तो ये कितने बराबर हो जाएगा? tan 90 अंश। तो यहां से आपको क्या मिला? m बराबर इनफाइनाइट। तो यानी आप याद रख सकते हो क्या कि y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर जो रेखा की प्रवणता होती है, रेखा की प्रवणता कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इसे इन्फिनिटी ना बोलना, इनफाइनाइट, अनंत। तो अगर आपको एक समझ में आ रहा है ना, तो पहले आप ये कॉपी करो, फिर बढ़ते आगे। तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे। अब देखो अब क्या करेगा, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, भी कहीं निर्देशांक का बात ही नहीं हुआ, ये तो अन्याय होगा ना। सरल रेखा में निर्देशांक ज्यामिति के साथ पढ़ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब हम एक ऐसी रेखा का प्रवणता बताएंगे जिस पे आपको कोई भी दो बिंदु दिया हो। यानी मान लो कि यह एक रेखा है, इस रेखा के बारे में कुछ नहीं पता है कि यह रेखा x अक्ष से कितना कोण बना रहा है और यह रेखा y अक्ष से कितना कोण बना रहा है, आपको कुछ नहीं पता है। तो केवल पता क्या है? निर्देशांक ज्यामिति से चलना। यानी इस पे दो बिंदु पता है। क्या पता है? कोई दो बिंदु पता है। इस बिंदु का निर्देशांक मान लो x1 y1 और इस बिंदु का निर्देशांक मान लो कितना है? x2 y2। तो आपको कोई एक रेखा दिया है जिसपे दो बिंदु दिया है। अब आपसे पूछ रहा है इस रेखा का प्रवणता बताओ, यानी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। तो इसकी प्रवणता आप डायरेक्ट याद रखोगे, m बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। क्यों होता है, कैसे होता है? पहले आप हेडिंग लगाओ, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, जाने वाली रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो अपने मन से ये फिगर वैसे बनाने के लिए बना लो। ये आपका कौन सा एक्सिस है? ये आपका कौन सा एक्सिस है? वाई। तो हम लेते हैं ये एक लाइन है, ये क्या है? एक लाइन है। इस लाइन पर हमें क्या पता है? दो पॉइंट। चलो इस पहले पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? x1 y1। इस दूसरे पॉइंट को मैंने क्या बोला? x2 y2। क्लियर है? अब बताओ, अगर इस पॉइंट का निर्देशांक x2 y2 है, इस बात का मतलब क्या हुआ? अभी आपको स्टार्टिंग बताया कि किसी बिंदु का निर्देशांक मतलब उससे आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है एक्सिस पर। तो x निर्देशांक क्या बताता है? आप y एक्सिस पर लाइन परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये दूरी कितना हो गया? x2। और अगर इस बिंदु का y निर्देशांक y2 है तो y निर्देशांक क्या बताता है? x अक्ष पर खींची गई परपेंडिकुलर का लंबाई। तो यानी अगर यहां से आप x एक्सिस से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये दूरी कितना हो जाएगा? y2। यानी ये पूरा दूरी क्या होगा? y2। क्लियर है? फिर अगर इस बिंदु का निर्देशांक x1 y1, इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर इस लाइन से आपने y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो वो लंबाई कितना होगा? x1। और यहां से आपने x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला तो लंबाई कितना होगा? y1। ठीक है? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? प्रवणता। आपको स्लोप चाहिए ना, रेखा की प्रवणता चाहिए। तो रेखा की प्रवणता होता क्या है कि वह लाइन x एक्सिस साथ जितना एंगल बना रहा है, इस एंगल का tan वैल्यू। यानी हमको क्या चाहिए वास्तव में? tan थीटा। यानी अगर यदि यह रेखा धनात्मक x के साथ थीटा कोण बना रहा है तो हमें tan थीटा ही तो चाहिए, क्योंकि प्रवणता का मतलब उसका tan वैल्यू। तो अब ध्यान से देखो, अगर हम इस लाइन को मिला दें
तो आप बताना यह पूरा दूरी कितना है आपका x2 और इतना दूरी क्या है x1, तो इतना दूरी क्या x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा, बोलो। अरे इतना पूरा x2 है ना, इस अगर इतना पूरा x2 है तो ये भी पूरा x2 होगा, और इतना x1 है तो इस पूरे में से इतना हटा दे तो यही तो बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी x2 माइनस x1 बचेगा। बात समझ आ रहा है। अब फिर बताओ ये पूरा दूरी है y2 और इतना दूरी है y1, तो इतना दूरी क्या होगा, ये दूरी कितना होगा y2 माइनस y, नहीं होगा, होगा ना। अब बताओ आपको पता है कि अगर कोई एक रेखा है और यह दो समांतर रेखा को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो अगर यह कोण थीटा है तो यह कोण भी किस कोण से, संगत कोण से। वेरी गुड, संगत कोण ना, करिस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर यह कोण थीटा है तो यह कोण भी थीटा होगा, क्यों, क्योंकि देखो यह रेखा और यह तो पैरेलल ही तो है और यह तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तो संगत कोण बना कि नहीं बना। तो संगत कोण से अगर यह थीटा है तो ये भी कितना होगा, हमें चाहिए क्या था, मिल तो गया tan थीटा। एक त्रिभुज में tan थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। तो जो कोण के सामने वाला होता है वो तो लंब होता है और जो ये होता है आपका आधार होता है, तो यानी tan थीटा बराबर क्या हुआ, tan थीटा बराबर लंब, कोण के सामने वाला लंब, लंब यानी इतना, और इतना है कितना y2 माइनस y1 अपान इतना, और इतना क्या है x2 माइनस x1, यही तो आपका है स्लोप m। तो m बराबर क्या हुआ y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। बात समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही बात। तो अगर कोई भी रेखा, तो हमें फिर तो केवल आपको ऐसे समझाने के लिए था, आप इसको बनाना, इसको करना भी, लेकिन अब डायरेक्ट इसे याद भी रखना, ठीक है। अगर किसी रेखा पे आपको कोई दो बिंदु दिया है तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाला कोई रेखा पता है तो उस रेखा का प्रवणता आप तुरंत बता सकते हो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। एग्जाम्पल में अगर आपको दिया कोई एक रेखा है, इस पे दो बिंदु है, एक बिंदु 1,2, दूसरा बिंदु है 2,3, बताओ इस रेखा का प्रवणता क्या होगा। तो आप क्या करोगे, तुरंत इस रेखा का प्रवणता m बराबर y2 माइनस यानी 3 माइनस 2 बटे x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1, तो m बराबर कितना हुआ, 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, यानी m बराबर कितना मिला 1। और अगर आपसे पूछे कि बताओ यह रेखा x के साथ कितना कोण बना रहा है, आप यहां से बता सकते हो, क्योंकि m होता क्या है, m बराबर क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा का ही तो वैल्यू मिला है 1, तो यहां से आप tan थीटा का वैल्यू 1 कब होगा, जब थीटा बराबर कितना हो 45 अंश। tan 45 का ही तो वैल्यू 1 होता ना साहब, तो आप कोण भी बता सकते हो। तो क्या आपको ये बात समझ में आया है ना, पहले आप इसे कॉपी कर लो। अब हम देखते हैं कि दो रेखा एक दूसरे के समांतर कब होगा और दो रेखा एक दूसरे के लंबवत यानी परपेंडिकुलर कब होगा। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं कि दो रेखाओं के समांतर तथा लंबवत होने का प्रतिबंध, यानी कब दो रेखाएं समांतर होंगी और कब दो रेखाएं पैरेलल होंगी, मतलब परपेंडिकुलर होंगी। तो आप इसे लिख सकते हो कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन्स ऑफ टू लाइन्स दो रेखाओं के पैरेलल और परपेंडिकुलर होने का क्या कंडीशन है। तो आपको पता है, अभी आपने कल देखा, जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये मान लो आपका क्या है वाई एक्सिस है। एक लाइन हम लेते हैं L1 और एक दूसरा लाइन लेते हैं हम क्या L2। क्या दोनों लाइन मान लो लगभग इधर थोड़ा पैरेलल नहीं लग रहा, लेकिन आप मान लो ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर ये एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि आपको पता है जब आप स्लोप का बात करते हो तो वहां पर क्या देखते हो, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, ठीक। तो मान लेते हैं कि यह लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, θ1 θ2 मान सकते हो, ठीक है। तो या अल्फा बीटा मान सकते हो, तो हम यहाँ पर अल्फा बीटा ले रहे हैं। और मान लो ये जो दूसरा लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, बीटा। तो पहले लाइन का स्लोप क्या होगा,
हम बात कर रहे हैं जब दो लाइन पैरेलल हो। किसका बात कर रहे हैं? जब दो रेखाएं क्या हो? समांतर। उस केस में आपको पता है, बताओ, पहली रेखा का स्लोप, यानी पहली रेखा का जो स्लोप है इसको हम m1 लिख दे क्या? बोलो। और जो दूसरी रेखा है इसके स्लोप को हम मान लेते हैं कितनी है? m2। तो m1 कितने के बराबर होगा? क्या m1 आपका tan अल्फा के बराबर होगा? कोई भी लाइन पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन से जितना एंगल बनाती है उस एंगल का जो tan वैल्यू होता है उसी को तो हम उस लाइन का स्लोप कहते हैं, प्रवणता यानी ढाल कहते हैं। तो अगर यह लाइन पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन से अल्फा कोण बनाती है, इस लाइन का स्लोप कितना होगा? tan अल्फा। वही दूसरा लाइन जो कि पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है? बीटा। तो उस लाइन का स्लोप, क्योंकि दूसरी लाइन के स्लोप को मैंने क्या माना? m2। तो आप लिख सकते हो क्या? m2 इक्वल टू tan बीटा। इसे मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे मानते हैं इक्वेशन सेकंड। क्या आपको ये पता है अगर दो लाइन पैरेलल है तो इनके पॉजिटिव x एक्सिस से बनाए गए जो एंगल होंगे ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। क्यों? संगत कोण से। आप पढ़ा है ना, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है और उसको कोई एक तीसरी रेखा इस तरीके से प्रतिच्छेद करती है तो इसको आप तिर्यक रेखा बोलते हो। तो जो तिर्यक रेखा होता है यह समांतर रेखाओं के द्वारा बराबर कोण बनाता है, यानी अगर ये एंगल 30 अंश होगा तो ये भी एंगल क्या होगा? 30 अंश होगा, जो कि संगत कोण कहलाता है। तो क्या ये दोनों रेखा समांतर है? अरे आप मान के चलो ना, दोनों रेखा समांतर है और ये तिर्यक रेखा का काम कर गया तो ये दोनों संगत कोण से बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा? तो चूंकि अल्फा ये बराबर है किसके? बीटा के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये कैसा कोण है? संगत कोण। तो अगर अल्फा बीटा के बराबर है तो tan अल्फा भी tan बीटा के बराबर होगा। बोलो। तो tan अल्फा भी tan बीटा के बराबर होगा और tan अल्फा ही आपका क्या है? m1 और tan बीटा आपका क्या है? m2। तो इस बात को याद रखना है कि जब दो रेखाएं पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, उनके जो स्लोप्स होंगे, प्रवणता होगा, जो ढाल होगा वो भी क्या होगा? बराबर होगा। तो दो समांतर रेखाओं का प्रवणता क्या होता है? बराबर। तो अगर दो रेखाएं समांतर तभी होंगी जब उनकी प्रवणता क्या होगी? बराबर। तो आप दोनों तरफ से बोल सकते हो कि दो रेखा समांतर होगा तो उसका प्रवणता बराबर होगा, और अगर दो रेखा का प्रवणता बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर होगी। तो यही आपका क्या है? कंडीशन है दो रेखा के पैरेलल होने का। ठीक, चलो। तो अब हम देखते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो। तो पहले आप ये कॉपी करो, फिर हम देखते हैं परपेंडिकुलर का केस। अब जब दो रेखाएं क्या हो? जब दो रेखाएं लंबवत हो। ठीक, मान लो ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस और ये आपका क्या है? एक्सिस। इसमें मानना क्या ये है? ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चलो देखो, जैसे मान लो यह एक रेखा है और इस रेखा के परपेंडिकुलर यानी 90 अंश का कोण बनाएगा। देखो ये 90 अंश का कोण मान लो बना रहा है ना। इस लाइन को हम क्या बोल देते हैं? L2 और इस लाइन को हम क्या बोल देते हैं? L1। ठीक है, जो पहला लाइन है इस लाइन के स्लोप को हम मान लेते हैं m1 और जो दूसरा लाइन है इस लाइन के स्लोप को हम क्या मान लेते हैं? m2। ठीक, दोनों लाइन का आपको स्लोप लिखना है तो स्लोप लिखने के लिए आपको देखना पड़ेगा वो लाइन पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन से कितना कोण बना रहा है। तो मान लेते हैं कि जो पहला लाइन है यह पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। और जो दूसरा लाइन है ये पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है? बीटा। ठीक है, तो m1 क्या होगा? tan अल्फा। अरे m1 है क्या? पहले लाइन का स्लोप। जो पहला लाइन है इस लाइन की स्लोप को ही तो आपने m1 माना है, तो m1 होगा क्या? वो लाइन पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन से जितना एंगल बना रहा है उस एंगल का tan वैल्यू, तो यानी m1 बराबर tan अल्फा। और m2 बराबर क्या होगा? यानी दूसरे लाइन का स्लोप। ये लाइन कितना एंगल बना है? बीटा। तो इसका जो tan वैल्यू होगा यानी बीटा का tan वैल्यू यानी tan बीटा। बात समझ आ रहा है ना? तो पहले लाइन का स्लोप कितना हुआ? m1। दूसरी लाइन का स्लोप कितना हुआ? m2। क्या आप ये कह सकते हो, ध्यान से देखना, आपको ये पता है किसी भी त्रिभुज में जो बहिष्कोण होता है वह अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो अगर ये बीटा बहिष्कोण हुआ
तो जो बीटा होगा इतना प्लस इतना के बराबर होगा। यानी आप चित्र से लिख सकते हो क्या, क्योंकि ये बीटा बराबर होगा किसका, अल्फा प्लस 90, या चलो ऐसे लिख देते 90 प्लस अल्फा, लिख सकते हो ना। अरे लंबवत है, लंबवत होने का मतलब दोनों रेखाओं के बीच कोण कितना बना होगा, 90 अंश, तभी तो दो रेखा एक दूसरे की लंबवत होगी। क्यों ऐसा मैंने लिखा, क्योंकि L1 ये परपेंडिकुलर है L2 के, और बीटा आपका क्या है, बहिष्कोण है, इसलिए। ठीक, अब बताओ, तो दोनों साइड अगर हम tan ले ले तो tan बीटा बराबर, इधर भी tan ले सकते हो, tan 90 प्लस अल्फा, इधर tan लोगे तो इधर भी आप tan लोगे। और आपको ये पता है tan 90 प्लस थीटा 90 पे बदलता है, चतुर्थांश को त्रिकोणमिति पे हम पहुंच गए, चतुर्थांश बदलता है तो 90 पे बदलता है, और tan बदल के किस में जाएगा, कॉट में, tan कॉट में ही तो बदलता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट अल्फा। अब बात आई प्लस या माइनस की, तो जब 90 प्लस करोगे तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा, और दूसरे चतुर्थांश में tan निगेटिव होता है, यानी क्या आ जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/tan अल्फा, कॉट 1/tan होता है कि नहीं होता है, तो ये मिला क्या, tan बीटा, और tan बीटा है क्या, m2 बराबर -1/tan अल्फा है क्या, m1। तो क्या आप इसका इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो m1 m2 बराबर -1 आया कि नहीं आया। तो आपको ये बात भी याद रखना है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा, यानी उनके प्रवणताओं का, ढाल का जो गुणनफल होगा, वो कितने बराबर आएगा, -1। ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा, बराबर होगा, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का गुणनफल कितना होगा, -1। ठीक है, तो यही है कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का गुणनफल -1, और अगर कभी दो लाइन के स्लोप का गुणनफल -1 है तो एक दूसरे क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर आपको एक पहले कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं, अब दो रेखाओं के बीच कोण को देखेंगे। तो आप कॉपी कर चुके होंगे। अब अगर दो लाइन का स्लोप आपको दिया है और उनके बीच का आपको एंगल चाहिए, तो आप दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालोगे। तो आप हेडिंग डालो, दो रेखाओं के बीच कोण, दो रेखाओं के बीच कोण, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ठीक, अब ध्यान से देखो, फिर से वही अपना, ये तो छोड़ेंगे नहीं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मान लो आपका ये एक्स एक्सिस और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। एक रेखा आपका ये हुआ और दूसरा रेखा मान लेते हैं आपका ये हुआ। ठीक है, इसको कहते हैं चलो लाइन फर्स्ट, और इसको कह देते हैं हम क्या, लाइन सेकंड, यानी L1 और L2। अगर यह लाइन अल्फा एंगल बनाया और यह लाइन फिर बीटा एंगल बनाया, इसके स्लोप को मैंने क्या मान लिया, m1, चलो यहां पर मत लिखो, यहां पर लिखिए, इसके स्लोप को हम क्या बोल देते हैं, m1, और जो आपका L2 लाइन है इसके स्लोप को हम क्या बोल देते हैं, m2। तो m1 बराबर तुरंत आप बोलो कितना होगा, tan अल्फा, चलो यहीं पर लिख देते हैं, क्योंकि m1 बराबर क्या होगा, tan अल्फा, और m2 क्या होगा, tan बीटा। बोलो इतना तो आप कर सकते हो तुरंत। हमें अब देखना क्या है, दो रेखाओं के बीच कोण। अच्छा, दो रेखाओं के बीच कोण कब बनेगा, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो उनके बीच कुछ कोण बनेगा। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगे किसी बिंदु पर, तभी तो उनके बीच कोण बनेगा। तो जब दो रेखाओं के बीच का कोण का बात करोगे तो ध्यान से देखो, ये दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं तो इनके बीच यही कोण बना। मान लो ये कोण कितना है, थीटा, तो ये भी कोण कितना आ जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से। और क्या यही कोण दो रेखाओं के बीच कोण है, इन दो रेखाओं के बीच कोण तो ये भी तो हुआ। तो यानी अगर ये थीटा है तो फिर ये 180 माइनस थीटा। तो अगर आपको एक पता चलेगा तो आप दूसरा बता दोगे। जैसे अगर आपको पता चला कि एक कोण पता चला 30 अंश, तो दूसरा कोण अपने आप बता दोगे 150 अंश।
और अगर आपको ये वाला कोड पता चला तो आप ये बता सकते हो, तो कोई भी आप एक कोड केवल काम करो। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो मान लेते हैं कि दोनों रेखाओं के बीच कितना कोण बना, थीटा। दो रेखा है, इन दोनों, जब दो रेखा एक दूसरे को मान लो किसी बिंदु पर काटी, इस बिंदु को चलो हम कह देते हैं पी, तो इन दोनों रेखाओं के बीच कुछ कोण बना, उस कोण को हमने क्या बोला, तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने का कोण क्या होता है, जब दो रेखा प्रच्छेद करते हैं तो बराबर होता है। तो फिर से वही चीज, क्या इस त्रिभुज में हम ये बहिष्कोण का काम करा, हमें ये थीटा निकालना है, दो रेखाओं के बीच कोण क्या होगा, तो क्या ये बहिष्कोण हुआ, तो बहिष्कोण अपने अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी हम लिख सकते हैं क्या हम लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा ये बराबर होगा किसके, थीटा प्लस बीटा, इसी के तो बराबर होगा बहिष्कोण। यहां पर अल्फा क्या है, बहिष्कोण है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या हमें थीटा चाहिए, तो हम यहां से थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा। जो थीटा है इसको पक्षांतर करो, यहां से थीटा प्लस बीटा उधर जाके माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड टेन लेते हैं, तो टेन थीटा बराबर, इधर भी टेन ले, टेन अल्फा माइनस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस बी का फार्मूला आपको पता है ना, टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, त्रिकोणमिति में पूरा फार्मूला आपको याद करवाएगी। तो कितना हो जाएगा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपान 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, टेन अल्फा कुछ पता है m1, और टेन बीटा भी आपको कुछ पता है m2 अपान 1 प्लस m1 m2, यही क्या आया, टेन थीटा। तो अगर यहां से आपको थीटा बताना है तो थीटा बराबर हम क्या बोल सकते हैं, टेन उधर जाके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। तो यही क्या हो गया, दो रेखाओं के बीच, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच जो कोण बनता है उस कोण को आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अब ध्यान से देखो, अगर, क्योंकि आपको पता है m1 है क्या, पहली रेखा का प्रवणता, m2 क्या है, दूसरी रेखा का प्रवणता। आपको सवाल में कैसे पता चलेगा, हम हो सकता है जिस लाइन को हम m1 मान चल रहे हैं कोई दूसरा उस लाइन को m2 मान के चले, या जिस लाइन की प्रवणता को हम m2 मान के चल रहे हैं कोई दूसरा उस लाइन की प्रवणता को m1 मान के चले। ठीक, और ये भी हो सकता है कि अगर कभी आपका m1 छोटा है और m2 बड़ा, अगर m1 बड़ा है m2 छोटा है तो बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटाओगे तो प्लस आएगा, अगर m1 बड़ा है m2 छोटा है तो बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटाओगे प्लस आएगा ना, तो ये पूरा ओवरऑल वैल्यू प्लस ही आया। तो अगर ये प्लस आया यानी थीटा का वैल्यू 90 से कम, 90 से कम रहेगा थीटा का वैल्यू, तभी तो उसका वैल्यू प्लस आएगा। तो यानी आपको ये एक्यूट एंगल मिला, समझ में आ रहा है, न्यून कोण मिला। लेकिन अगर m1 छोटा हो गया और m2 बड़ा हो गया तो कम में से बड़ा वैल्यू घटाओगे निगेटिव आएगा, और निगेटिव आने का मतलब फिर थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा मिलेगा, यानी आपको ये ऑब्ट्यूस अधिक कोण मिला। बस समझ आ रहा है ना। तो अगर ये प्लस आएगा तो आप तब तो डरने की कोई बात ही नहीं, लेकिन माइनस आएगा तो आप भड़क मत जाना, डरना मत, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी मतलब ऐसे आपको मार लगा देते हैं। मार लगाने का मतलब निगेटिव आएगा तो निगेटिव छोड़ो, पहले प्लस लेके आप वैल्यू निकाल लो, और जब प्लस लेके आपने वैल्यू निकाला तो आपको छोटा वाला ही एंगल मिलेगा, और बड़ा वाला अगर आपको एंगल चाहिए तो 180 में से घटा देंगे, बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा। क्योंकि दो रेखाओं के जब एक रेखा पे 180 का एक कोण बनता है ना, तो अगर ये 30 होगा ये 185 होगा, तो आपको एक मिला है तो आप दूसरा बता सकते हो। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट लेके चलेंगे। ठीक है, तो आपका थ्योरी जो प्रश्नावली 9 है ना, ये 9.1 इसका थ्योरी यहीं पर कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल की तरफ चले। तो चलो पहले आप इसको कॉपी करना है, पहले आप इसे कॉपी कर लो। एक बार पूरा रिवीजन कर ले शुरू से, देख ले 1 मिनट में। आओ देखो, कोई एक रेखा है, यह रेखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से जितना एंगल बनाता है, इस एंगल का जो tan वैल्यू होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस रेखा की प्रवणता। बोलो हाँ, ठीक। फिर कोई भी अगर रेखा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उस रेखा का जो प्रवणता होता है वो कितना होता है, 0। कोई भी रेखा जो y एक्सिस के पैरेलल है, उस रेखा का प्रवणता क्या होता है,
इनफाइनाइट। पक्का? कोई भी अगर एक रेखा है उस पे आपको दो बिंदु पता है, मान लो एक बिंदु है x1 y1 और जो दूसरा बिंदु है क्या है x2 y2। इस रेखा का जो प्रवणता होगा यानी tan थीटा ये क्या होगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। सिंपल बात हुआ। अगर दो रेखा पैरेलल है, इस रेखा का स्लोप m1 इस रेखा का स्लोप m2, तो अगर दो रेखा पैरेलल है तो इनके स्लोप क्या होगा m1 बराबर m2 होगा, बराबर होगा। और अगर दो रेखा परपेंडिकुलर है, पहले लाइन का अगर स्लोप मान m1 मान लेते हैं और दूसरे जो लाइन ये जो आपका दूसरा लाइन है इसके स्लोप को हम m2 अगर मानते हैं, और अगर ये परपेंडिकुलर है यानी इनके बीच एंगल कितना है 90 है, इस केस में क्या होता है m1 m2 ये बराबर होता है -1 के। ठीक, तो दो रेखा मान लो एक रेखा का स्लोप m1 है और दूसरी रेखा का स्लोप m2 है, इनके बीच अगर एंगल थीटा है, जब दो रेखा एक दूसरे काटेंगे इनके बीच कुछ न कुछ एंगल बनेगा, कोण बनेगा। तो मान लेते अगर इनके बीच बना न्यून कोण थीटा है, ये थीटा क्या है इनके बीच का न्यून कोण, एक्यूट एंगल 90 अंश से कम वाला, तो थीटा बराबर क्या होगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। जब मार ले लेंगे तो आपको एक्यूट एंगल ही मिलेगा, न्यून कोण ही मिलेगा। बात समझ आ रहा है? और आपको न्यून कोण मिला तो ये चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। यही हम सब पूरा आज ये इतना पढ़े, तो चलो फिर हम चलते हैं पूरा इसकी एग्जाम्पल की तरफ। उन रेखाओं के ढाल ज्ञात कीजिए जो इतने 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 से होके जाते हैं। तो ठीक है, देखो ए बी सी ये आपका जो क्वेश्चन है ये एक ही जैसा है ना, इन तीनों में से हम कोई एक बता दे रहे हैं क्योंकि सब एक ही जैसा लगेगा। देखो दो बिंदु दिया है, ठीक, उदाहरण नंबर 1, इसमें कौन सा बता दे, जो आप बोल दो वही बता दे, ए बी सी में से पहला ही बता दे, वेरी गुड। तो आओ यही देख लो, ए क्या बोला है 3 कामा -2 और -1 से होकर जाने वाला। आपको एक ऐसी रेखा की प्रवणता बताना है जो इन दोनों बिंदुओं से क्या हो रहा है होके जा रहा है। तो बस आप इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, और आपको पता है कि दो बिंदुओं से होके जाने वाला रेखा का प्रवणता क्या आता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो बताओ y2 का वैल्यू कितना है 4, माइनस y1 का वैल्यू कितना है -2, x2 का वैल्यू कितना है -1, माइनस x1 का वैल्यू कितना है 3। तो माइनस माइनस प्लस 4 2 6 -4, तो कितना हुआ -2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, यानी इस रेखा का प्रवणता कितना हुआ -3/2। तो सिंपल है, दूसरा तीसरा भी आप ऐसे कर सकते हो। इसमें चौथा में क्या बोला है, उस धन x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाते, तो सिंपल दे ही दिया है कि वह कोई एक रेखा है जो कि धन x अक्ष यानी पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन से कितना कोण बनाती है 60 अंश का। अगर ये 60 अंश का कोण बनाती है तो आपको पता है m बराबर क्या होता है tan थीटा, तो m बराबर क्या हो जाएगा tan 60 अंश, और tan 60 अंश का वैल्यू ठीक कर दी। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 क्या बोला है, उदाहरण 2 में बोला है एग्जाम्पल 2 कि यदि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है, π/4 यानी 45 अंश। ये क्या है दो रेखाओं के बीच कोण यानी थीटा दिया, क्योंकि हम क्या मान के चलते हैं कि जो पहला रेखा होगा दूसरा रेखा होगा, पहला रेखा जो कोण बना रहा है वो अल्फा, दूसरा रेखा जो कोण बना रहा है बीटा, और इनके बीच जो कोण बना वो क्या है थीटा। तो यानी आपको थीटा बराबर क्या दिया, दोनों रेखाओं के बीच कोण 45 अंश π/4, और एक रेखा की ढाल 1/2 है, तो दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। पहला रेखा m1 और पहली रेखा की ढाल को आप m1 बोलते हो ना, तो पहली रेखा की ढाल कितना बोला है 1/2, तो आपको दूसरी रेखा की ढाल पूछी। तो आपको पता है क्या कि दो रेखा के बीच जब दो रेखा एक दूसरे प्रच्छेद करते अगर उनके बीच एंगल थीटा बने, तो tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, पता है ठीक। तो tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है, थीटा का वैल्यू कितना दिया है π/4, ये बराबर होगा मॉड ऑफ m1 का वैल्यू 1/2 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 का वैल्यू कितना है 1/2 m2, ठीक। tan π/4 का वैल्यू कितना होता है 1,
45 अंश, 45 अंश वैल्यू कितना होता है 1, ये बराबर हुआ 1/2 माइनस m2 अपान 1 प्लस 1/2 m2। अब मार्ट पहले हटाओ, और मार्ट हटाने के जब आप मार्ट हटाओगे तो देखो यहां से आपको दो चीज मिलेगा, क्या 1/2 माइनस m2 अपान 1 प्लस 1/2 m2, इसका वैल्यू 1 भी होगा और इसका वैल्यू 1/2 माइनस m2 अपान 1 प्लस 1/2 m2, इसका वैल्यू -1 भी होगा। क्यों ऐसा की बात समझ में आ रहा है ना, ध्यान से इधर समझना। अगर क्योंकि इतना वैल्यू, इसके अंदर वाला वैल्यू अगर +1 होगा तो +1 का मार्ट करोगे तो भी +1 नहीं आएगा, और इसके अंदर वाला वैल्यू -1 भी तो हो सकता है, क्योंकि -1 का मार्ट करोगे तो भी +1। तो इसका मतलब इसके अंदर वाला जो वैल्यू है +1 भी हो सकता है और ये वैल्यू आपका -1 हो सकता है, और दोनों के लिए आपको इसका वैल्यू कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इसीलिए मैंने इसे, तो आप एक बार इसे लेके सॉल्व कर दो, m2 का मान निकाल लो, और एक बार इसे लेके सॉल्व करके m2 का मान निकाल लो। तो चलो आओ इसको लो, तो ये मान लो पहले प्रतिबंध से, तो हम पहला लेके चल रहे हैं, तो कितना हुआ 1/2 माइनस m2, ये बराबर हुआ क्या, इसका 1 में गुणा हो जाएगा, जब आप इसका 1 में गुणा करो कितना हो जाएगा 1 + 1/2 m2। समझ में आ रहा है ना चीज। अब आप m2 को एक तरफ करो तो बताओ, ये 1/2 +1 इधर आके क्या आ जाएगा -1 बराबर 1/2 m2, और माइनस में जाकर क्या आ जाएगा +m2। तो 1/2 में से जब आप 1 घटाओगे तो -1/2 आएगा, आधा में से 1 घटाओगे, 1 में से आधा घटाओगे आधा ही तो बचता, हाफ ही बचेगा। लेकिन जब छोटे वैल्यू में से बड़ा वैल्यू घटाते हो तो माइनस आता है साहब। और ये जोड़ो बटे 1 करो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा तो m2 आया, और इसका गुणा इसमें करोगे 2m2 है, यानी 3m2 आ जाएगा जोड़ने के बाद, तो 3m2 अपान 2, और 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहां से बताओ ये m2 बराबर कितना मिला -1/3। बात समझ में आ रहा है ना। अब ये तो आपने पहले प्रतिबंध से निकाला है, अब दूसरे प्रतिबंध से आप आओ, दूसरे प्रतिबंध से करो, तो यहां से कितना हो जाएगा 1/2 माइनस m2, ये बराबर हुआ, जब इसका इसमें गुणा करोगे तो कहे -1 और -1/2 m2 होगा कि नहीं होगा, -1/2 m2 होगा, ठीक है। तो m2 को एक तरफ लो तो कितना हो जाएगा 1/2 -1 इधर आके क्या आ जाएगा +1 बराबर, ये -m2 उधर जाके +m2 हो जाएगा, और अभी उधर -1/2 m2 बचा है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 बराबर, m2 में से 1/2 घटाओगे तो क्या 1/2 m2 आएगा, m2 ये पूरा 1 है, इसमें से आधा m2 घटाओगे तो आधा m2 ही तो बचेगा कि नहीं बचेगा, तो यानी m2/2 बचेगा, और 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, तो यहां से आपको क्या मिला m2 बराबर 3। यानी उस रेखा की प्रवणता -1/3 भी हो सकती है और उस रेखा की प्रवणता 3 भी हो सकती है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, आप इसे कॉपी करो, तो आप इसे कॉपी कर चुके हो। अब चलो अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोला। एग्जाम्पल नंबर 3 -2, 6, 4, 8 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा 8, 12 और x, 24 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। यानी यह जो रेखा है ये लंब है किस रेखा पर, इस रेखा पे भी आपको दो बिंदु दिया है, कौन कौन सा बिंदु है 8, 12, और इस पे मान लो दूसरा बिंदु जो दिया वो कितना दिया है x, 24 मिलाने वाली रेखा पर लंब है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लो ये आपका पहला लाइन है L1, और मान लेते हैं कि आपका दूसरा लाइन है L2, तो क्या L1 ये परपेंडिकुलर हुआ L2 के, सॉरी पैरेलल मैंने बनाया, L1 ये आपका L2 के परपेंडिकुलर हुआ। तो अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, यानी m1 × m2 ये बराबर होगा कितने के -1 के। तो चलो पहले आप m1 तो निकालो, चूंकि m1 है क्या पहले लाइन का स्लोप। तो अब बताओ दो बिंदु से होके जाने वाली रेखा का प्रवणता बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। तो m1 क्या होगा इस लाइन का स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप y2 - y1 यानी 8 - 6 बटे x2 - x1 यानी 4 - 2। तो 8 में से 6 घटाओगे 2 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 2 6, तो 1/3। तो m1 का वैल्यू आपको कितना मिला 1/3। अच्छा m2 निकालो, m2 यानी दूसरी रेखा की प्रवणता, तो दूसरी रेखा की प्रवणता बताने के लिए क्या करोगे y2 - y1, तो यानी 12 - 24 बटे x2 - x1 यानी 8 - x, तो कितना हुआ -12 बटे 8 - x। तो ये आपका m1 का वैल्यू मिले, आपको m2 मिला, ये दोनों वैल्यू ले जाके आप इसमें रख दो। तो यानी m1 एंड m2 का मान कहां रखने पर, बोलो समीकरण 1 में
रखने पर। तो जब समीकरण 1 में रखोगे तो 1/3 गुणे m2 का वैल्यू कितना है -12/8 माइनस एक्स, ये बराबर है माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 3 चौक 12, तो यानी बचा कितना 4/8 माइनस एक्स, ये किसके बराबर हुआ 1 के, तो 4 बराबर 8 माइनस एक्स के, तो माइनस एक्स इधर आएगा प्लस हो जाएगा और ये 8 माइनस 4 हो जाएगा, तो एक्स बराबर 8 में से 4 घटाओ कितना आएगा 4, तो एक्स वैल्यू आपको मिला। तो यानी अगर एक्स वैल्यू आप 4 लोगे तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो आपका एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो जो प्रश्नावली है उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका सहृदय धन्यवाद।